स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एससीईआरटी का नोट्स है। ये प्लेटफॉर्म का जो है ना नोट्स बनाया गया था, लाया गया था, वो सर निकाले थे, उसी का नोट्स है। 6 to 12 तक है, ठीक है ना। बिहार पुलिस का सिलेबस जो चेंज हुआ है ना, उसी आधार पे एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी नोट्स है। तो हम सोचे हैं ना कि सारा जितना भी मेरे पास 7 सब्जेक्ट का बुक है, सारे का जो है ना ऑब्जेक्टिव सारा करवा देंगे, तो आपका जो है ना क्वेश्चन एक भी इससे जाने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना कि बस जहाँ तहाँ से वही क्वेश्चन उठा करके थंबनेल लगा करके, मतलब वही 9-10 क्वेश्चन करवा करके उसको बस सिर्फ स्टूडेंट को एक नौटंकीबाजी करवाना है। लेकिन ये जो है ना आपको प्रूफ के साथ जो है ना, सही बात है, ये प्रूफ के साथ जो है ना ये नोट्स है। ये जो एनसीईआरटी एससीईआरटी पे आप देख सकते हैं ना, एनसीईआरटी एससीईआरटी का नोट है 6 to 12 है। इसमें हर बुक के पीछे जो है ना, हर बुक में जो है चैप्टर वाइज भी है, और जो है ना टोटल 1500-1000 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो सारा को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। जो भी बदलाव हुआ है ना, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी को ऐड किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री को ऐड किया है, तो ये सब जो है ना सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 9-10 बोला है तो अगर ज़्यादा कर लेंगे, अगर 100 क्वेश्चन बोला है उसमें अगर 2000 मतलब 200 क्वेश्चन देख लेंगे तो उसमें कहाँ जाएगा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा थोड़ी पूछेगा। इसलिए इसको पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले हिस्ट्री का लाएँ क्लास, आप लोग क्लास देखिएगा, हर जगह शेयर कीजिएगा। क्योंकि एनसीईआरटी का पढ़ लीजिए, जितना ऑब्जेक्टिव है ना लास्ट समय में जितना रिवीजन कर लीजिए अच्छा रहेगा। बाकी देखिए ऐसा क्वेश्चन लेवल है, बाकी इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी इसका अभी हिस्ट्री लाए हैं, इसका ज्योग्राफी करवा देंगे, फिर बायोलॉजी करवा देंगे, फिर फिजिक्स करवा देंगे, सारा हम करवा देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी नोट्स है, इसका पार्ट 1 नंबर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 9-10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मतलब सिलेबस में डाला गया उसी का सारा जो है ना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। बताइए, देखिए प्राचीन भारत का इतिहास है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का संकलन दिया हुआ, सारे एग्जाम में जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 का क्लास है, पार्ट 1 वीडियो है। बाकी सारा धीरे धीरे सारा पार्ट बाई पार्ट सारा हम कंप्लीट करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मूर्ति कहाँ हुआ था, क्या होगा। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी कहाँ है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी कहाँ है, तो ये नेपाल में है। कहाँ है, सबको पता है नेपाल में है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है बिम्बिसार किस वंश का राजा था, बताइए। बिम्बिसार जो है किस वंश का राजा था, तो बिम्बिसार जो था ना किस वंश का राजा था, ये था हर्यक वंश का। किसका था, हर्यक वंश का राजा था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि जातक पवित्र ग्रंथ, कह रहा है कि जातक जो पवित्र ग्रंथ है किसका है, बताइए। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, बौद्धों का है। किसका है, बौद्धों का, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे कहाँ, बताइए। कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे कहाँ, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में, ठीक है। और सर्वाधिक बोलेगा तो कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक बोलेगा श्रावस्ती में दिए थे। अब देखिए आगे कह रहा है कि आश्रम दिया हुआ है और आयु दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ब्रह्म, यहाँ पे जो है ना इसका मिलाना है। इसका देखिए 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। 1 2 3 4 होगा। इसको देखिए मिलाते हैं। ब्रह्मचर्य का होगा, ब्रह्मचर्य क्या होगा, तो ब्रह्मचर्य का जो आयु था ना जन्म से 25 वर्ष होता है। कितना होता है, जन्म से 25 वर्ष। और गृहस्थ का बोलेगा कितना होता है, गृहस्थ का तो ये होता है 25 से 50 वर्ष होता है। कितना होता है, 25 से 50 वर्ष होता है। अब वानप्रस्थ का बोलेगा कितना होता है, वानप्रस्थ का बोलेगा तो 50 से 75 वर्ष होता है, ठीक है। और संन्यास का बोलेगा तो 75 से 100 वर्ष होता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे कड़ा हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, बताइए। हड़प्पा स्थल जो है ना किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है। क्या है, डी, रावी है। क्या है, रावी होगा। क्या होगा, रावी। नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, बताइए। कह रहा है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, पाली है। क्या है, पाली था। क्या था, पाली। आगे देखिए यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में जो है ना सिंधु स्थल दिया हुआ है और यहाँ पे स्थान दिया है। कौन सा सिंधु स्थल कौन सा स्थान पे है, तो इसका जो है ना 9 का जो आंसर होगा क्या होगा, 9 का जो होगा आंसर होगा बी होगा। क्या होगा, बी। तो लोथल सबको पता है, लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। सबको पता है लोथल, ये गुजरात में है। और रोपड़ बोलेगा तो कहाँ है, रोपड़ बोलेगा तो पंजाब में है। सबको पता है रोपड़ पंजाब में है। और राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगा बोलेगा तो कहाँ है, राजस्थान में है। सबको पता है। तो इसका एक आंसर क्या होगा, 4 3 2 1 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कह रहा है ना कौन सा कथन सही है,
तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, सही है। आरंभी तक्षशिला का राजा सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 में हुआ था, पूर्व में हुआ था, ये गलत है। क्या हुआ, ये गलत है। ठीक है, बताइए सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था, बताइए आप लोग। यहाँ पे 323 होगा। क्या होगा, 332 का 323, 323 में जो है ना सिकंदर का मृत्यु हुआ। 323 में 323 ईस्वी में जो है सिकंदर का मृत्यु हुआ था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुआ था, 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुआ था, बेबीलोन में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी, कहाँ थी। कह रहा है कि प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी कहाँ। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या, उज्जैन में स्थित है। कहाँ है, उज्जैन में। तो प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी कहाँ, उज्जैन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मिलान करना है। क्वेश्चन 12 में क्या है, मिलान। सूची 1 क्षेत्र दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है, पुरस्थल दिया हुआ है। तो इसका जो 12 का जो आंसर क्या होगा, तो 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी। देखिए मिलाते हैं। सिंध का क्या होगा, सिंध का जो पुरस्थल क्या हो जाएगा, तो सिंध का हो जाएगा कोट दीजिए होगा। क्या होगा, कोट दीजिए हो जाएगा सिंध का। और पश्चिम पंजाब का क्या हो जाएगा, पश्चिम पंजाब का बोलेगा तो सराय खोला हो जाएगा। क्या होगा, सराय खोला। और दक्षिणी बलूचिस्तान का क्या होगा, दक्षिणी बलूचिस्तान का हो जाएगा बालाकोट हो जाएगा। क्या होगा, बालाकोट। हरियाणा का बोलेगा तो राखी गढ़ी हो जाएगा। तो सिंध का बोलेगा कोट दीजी, पश्चिम पंजाब का बोलेगा तो क्या होगा, सराय खोला। और दक्षिणी बलूचिस्तान का हो जाएगा बालाकोट, हरियाणा का हो जाएगा राखी गढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन, निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे, बताइए। निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बताइए। सबको पता है, ये क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये हुआ था बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साज प्राप्त हुए थे, कहाँ से। भारत के पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साज प्राप्त हुए थे कहाँ से। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। कहाँ से होगा, मेहरगढ़ से, याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन 16 कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ, बताइए। कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ। तो ये हुआ था राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था, याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन 17 कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, तो ये किए थे कौन, ये किए थे विश्वामित्र किए थे। कौन किए थे, विश्वामित्र किए थे, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, बताइए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है। तो इसका जो अंकन कौन नहीं है, तो ये जो है ना गाय का नहीं है, लेकिन हाथी का है, गैंडा का है और बाघ का है। ये तीनों का है, लेकिन गाय का जो है ना नहीं है। इसमें क्वेश्चन 19 में कह रहा है मिलान करना है। महाजनपद दिया हुआ है और इसका राजधानी दिया हुआ है। तो इसका देखिए अंक राजधानी कहाँ है, तो अंक राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो चंपा है। कहाँ है, चंपा राजधानी है। और काशी का बोलेगा राजधानी कहाँ है, तो काशी का बोलेगा तो इसका हो जाएगा राजधानी कहाँ, वाराणसी हो जाएगा। और कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती हो जाएगा। और बस का राजधानी कहाँ हो, तो कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, तो अंक का बोलेगा तो चंपा, काशी का तो वाराणसी, और कौशल का श्रावस्ती, और बस का बोलेगा तो कौशाम्बी हो जाएगा। इसमें भी देखिए 20 का में क्या करना है, मिलान करना है। वेदांग दिया हुआ है और दूसरा में क्या है, विषय दिया हुआ है। तो 20 में मिलान करना है। तो 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको मिलाते हैं। कल्प का बोलेगा तो विषय क्या था, यज्ञ का संपादन। क्या है, यज्ञ का संपादन। और निरुक्त का बोलेगा तो क्या होगा, निरुक्त का शब्दों की व्युत्पत्ति होगा। और छंद का बोलेगा तो क्या होगा, तो मंत्र होगा। क्या होगा, मंत्र होगा। और शिक्षा का बोलेगा तो क्या होगा, शुद्ध आचरण। क्या होगा, शुद्ध उच्चारण होगा। तो कल्प का बोलेगा तो यज्ञ का संपादन। निरुक्त का बोलेगा शब्दों की व्युत्पत्ति। छंद का बोलेगा तो मंत्र होगा। शिक्षा का बोलेगा शुद्ध उच्चारण होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 21, कह रहा है कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो ये जो है किसका है, तो इसका 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस का है। किसका, हेरोडोटस का है। तो कह रहा है हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसका है, तो हेरोडोटस का है। आगे कह रहा है गंगेट चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। कह रहा है गंगेट चोलपुरम का निर्माता कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो राजेंद्र प्रथम होगा। क्या होगा, राजेंद्र प्रथम होगा। क्या होगा, राजेंद्र प्रथम। आगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यज्ञ की देखरेख कौन करता था।
तो यज्ञ की देख रेख जो है ना एक करते थे ब्रह्मा करते थे। कौन करते थे? ब्रह्मा करते थे। कौन? ब्रह्मा करते थे यज्ञ की देख रेख। आगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन थी? ए था विराटनगर। मत्स्य का शरीर क्या होता है? विराट होता है। तो मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर था। आगे कह रहा है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल बोलेगा तो सबको पता है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री का लेखक सबको पता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पिलनी है। कौन है? पिलनी है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? पिलनी। आगे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ए हो जाएगा। 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? नवपाषाण। क्या होगा? नवपाषाण। तो कह रहा है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो नवपाषाण। कह रहा है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो नवपाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अवंती। कह रहा है अवंती की राजधानी थी। कहाँ थी? अवंती की राजधानी बोलेगा तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन था। क्या था? उज्जैन था। कहाँ था? उज्जैन। आगे कह रहा है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? बताइए। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल है। क्या है? लोथल। क्या है? लोथल। आगे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा बोलेगा तो किसका है? तो अंग। इसका 30 अभी पड़े ऊपर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अंग का राजधानी कहाँ है? तो चंपा है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिला है? तो ये मिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। तो कह रहा है किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ये मिला है कालीबंगा से मिला है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पोलावरम से हुआ। क्या होगा? पोलावरम से। कह रहा है कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पोलावरम से प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? कह रहा है कि नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो कौन बना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मगध था। कौन था? मगध था। तो कह रहा है कि कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? ये बना था मगध बना था। कौन था? मगध बना था। कौन था? मगध। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 35 नंबर कह रहा है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निषाद। क्या होगा? निषाद। क्या होगा? निषाद। तो कह रहा है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जानते थे? निषाद के नाम से। आगे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हस्तिनापुर का उत्खनन हस्तिनापुर का उत्खनन जो है ना किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1950 से 52 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो कह रहा है कि हस्तिनापुर का उत्खनन जो है किसके मध्य हुआ था? तो 1950 से 52 के बीच हुआ था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? कह रहा है कि कौन सी वस्तु जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये जो है ना ये सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुआ हड़प्पा स्थल से, लेकिन पॉटरी या बर्तन प्राप्त हुआ है हड़प्पा स्थल से, गहने प्राप्त हुआ है, ताम्र शीशा जो प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र बोलेगा तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 38 कह रहा है कि इनमें से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? कह रहा है कि इनमें से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो ये थे कौन? 1 2 3 ये तीनों होगा। अशोक भी थे और कनिष्क भी थे और कौन थे? हर्षवर्धन थे। तीनों थे। तो कह रहा है कि कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन थे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था? बताइए। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। आगे कह रहा है 40 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में है? कह रहा है कौन जो है निम्न में से कौन सा जो है सैंधव स्थल पंजाब में है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हड़प्पा है, रहमान ढेरी है, सराय खोला है और जलीलपुर है। ये सभी क्या है? तो पंजाब में है। आगे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? इसको कहते थे गड़ासा कहते थे। क्या कहते थे? गड़ासा कहते थे। क्या कहते थे? गड़ासा।
कह रहा है कि पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते थे? गड़ासा कहते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है गुप्त काल के लिए प्रसिद्ध, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट, याद रखिएगा। कह रहा गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 43 कह रहा है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? कह रहा है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है ना बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम मार्ग। क्या होगा? मध्यम मार्ग का हिमायत करता था। आगे क्वेश्चन 45 कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र का स्थान कौन सा था? कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का जो केंद्र स्थान कौन सा था? तो 45 का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा, कन्नौज होगा। क्या होगा? कन्नौज होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? कह रहा है कि प्राचीन में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल था। कौन था? खारवेल। तो कह रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो खारवेल था। कौन था? खारवेल। आगे क्वेश्चन 47 कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? सिंधु और झेलम। क्या होगा? सिंधु और झेलम। तो कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम था। आगे क्वेश्चन 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? कौन सा वेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थवेद होगा। क्या होगा? अर्थवेद। तो कह रहा है निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया मतलब जादुई माया और वशीकरण की चर्चा किया गया है, मतलब वर्णन किया गया है? तो अर्थवेद में किया गया है। आगे क्वेश्चन 49 कह रहा है यूनानी स्रोतों में अग्रमीज जैंड्रिमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। क्या होगा? घनानंद। तो कह रहा है कि यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रिमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो घनानंद होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आर्यभट्ट एक महान क्या थे? आर्यभट्ट जो थे एक महान क्या थे? तो ये जो थे ना एक खगोल शास्त्री गणितज्ञ थे। क्या थे? खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ दोनों थे। आगे क्वेश्चन 51 कह रहा है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था। क्या है मुख्य योगदान? तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। क्या है? एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है किससे? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट से। किससे? राष्ट्रकूट से है। तो कह रहा है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है किससे? तो राष्ट्रकूट से थे। किससे? राष्ट्रकूट से। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, समाहर्ता। क्या होगा? समाहर्ता, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेदांग नहीं है, लेकिन उपनिषद है, आरण्यक है और ब्राह्मण, ये सब क्या है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा है, लेकिन वेदांग क्या है? तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? बताइए। अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख थे किसके प्रतीक थे? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन के थे। किसके थे? प्रशासन के। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता अधिकतर मोहरे निर्मित है। बताइए किसके, किससे निर्मित है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, सेल खड़ी से। क्या है? सेल खड़ी से। आइए 57 पे कह रहा है सूती वस्त्र के साँच प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए सूती वस्त्र के साँच? ऊपर अभी क्वेश्चन था, तो क्या होगा? मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आइए क्वेश्चन 58 पे कह रहा है कि स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? बताइए। स्यादवाद सिद्धांत क्या होगा? तो जैन धर्म से होगा। 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से है। तो कह रहा है स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक
किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? बताइए क्या होगा? कुषाण वंश। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण वंश हुआ। क्या होगा? कुषाण वंश। तो कह रहा है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो कुषाण वंश। क्या होगा? कुषाण वंश। आइए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? किस नदी पे तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पे लड़ा गया था। ठीक है, झेलम नदी पे। क्वेश्चन नंबर आइए 61 पे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भद्रबाहु। क्या होगा? भद्रबाहु। तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो ये गया था भद्रबाहु के साथ। क्या होगा? भद्रबाहु। आइए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन किस जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया है? ये दिया गया था सारनाथ में दिया गया। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो ये मिला है अरिकमेडु से मिला है। कहाँ से मिला है? अरिकमेडु से मिला है। तो कह रहा है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो अरिकामेडु से मिला है। कहाँ से? अरिकामेडु से। आगे कह रहा है कि हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। किस देश की कहाँ से रखते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया से रखते थे। तो कह रहा है कि हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। जो हड़प्पा के जो निवासी थे वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। आगे कह रहा है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक, आयुर्वेद के महान विद्वान जो है चरक थे, वो किस शासक के शासनकाल से संबंधित था? तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कनिष्क हो जाएगा। क्या होगा? कनिष्क होगा। क्या होगा? कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के शासनकाल से संबंधित थे? तो कनिष्क से संबंधित है। आगे कह रहा है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? ए हुआ था कायस्थ का हुआ था। क्या हुआ था? कायस्थ का हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो कायस्थ का हुआ था। किसका हुआ था? कायस्थ का। आगे कह रहा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम जो मौर्य शासक था ना वो कौन था? तो ये था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदर्थ था। क्या होगा? बृहदर्थ था। आगे कह रहा हड़प्पा के लोग किस धातु के उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ये नहीं जानते थे। इसका जो जानते थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोहा का नहीं जानते थे, लेकिन तांबा का जानते थे, कांसा का जानते थे, सोना का जानते थे, लेकिन जो है ना लोहा का नहीं जानते थे। ठीक है, लोहा का नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन 69 कह रहा है कि तंजौर के राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था ऑप्शन नंबर ए, राजा प्रथम ने करवाया था। तो कह रहा है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। आगे कह रहा है कि डेक्रॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस यूनान से संबंधित है। किससे? ग्रीस यूनान से संबंधित होगा। आगे कह रहा है कि हड़प्पा किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। तो कह रहा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। आइए क्वेश्चन में आइए नेक्स्ट पे। कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सबको पता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त थे। संस्थापक बोलेगा तो कुमार गुप्त होगा, और ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? सबको पता है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? ये लिखा है बाणभट्ट लिखा है। कौन लिखा है? बाणभट्ट लिखा है। आगे कह रहा है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी, आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। आगे कह रहा है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो ये वो गणित का होगा। क्या होगा? गणित का होगा। तो कह रहा है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो गणित का है। आगे कह रहा है इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या कौन होगा? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। तो कह रहा है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण
प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है तो आर्यभट्ट किया था। कौन किया था? व्याख्या आर्यभट्ट किया था। आगे क्वेश्चन 78 कह रहा है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था 1837 में। आगे कह रहा है इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? हर्षवर्धन की रचना कौन नहीं है? नहीं है। तो हर्ष का लेखक बोलेगा तो बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट, इसका बाणभट्ट हो जाएगा। और जो है ना इसका जो हो जाएगा रत्नावली हर्षवर्धन का है। नागानंद बोलेगा तो हर्षवर्धन का है। प्रियदर्शिका बोलेगा तो हर्षवर्धन का है। और हर्ष बोलेगा तो बाणभट्ट का है। आगे कह रहा है महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है। आगे कह रहा संग्रहित का अर्थ होता है, क्या होता है संग्रहित का अर्थ? तो 81 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कोषाध्यक्ष। क्या होगा? कोषाध्यक्ष। आगे का रुद्रदामन, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़ अभिलेख है। क्या है? जूनागढ़ अभिलेख है। आगे कह रहा चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? ए हुआ था कनिष्क शासनकाल में हुआ था। 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क काल में हुआ था। और कहाँ हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति? कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आगे कह रहा 84 नंबर कह रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये थे पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। आगे कह रहा 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तीसरे कौन थे? तीसरे बोलेगा तो संभवनाथ थे। तीसरे बोलेगा तो कौन थे? संभवनाथ थे। कौन थे? संभव। तीसरे बोलेगा तो संभवनाथ का प्रतिचिन्ह क्या था? घोड़ा था। संभव है तो घोड़ा। आगे कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। आगे कह रहा है कारकोट राजवंश, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहासकार से था? तो कारकोट राजवंश का जो संबंध था ना, इसका जो किस इतिहासकार से था? इसका तो जो था ये जम्मू कश्मीर से था। कहाँ से था? जम्मू कश्मीर से था। आगे 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। क्या है? गौतम बुद्ध। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था किसने? तो 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त। आगे कह रहा है विक्रम संवत, कह रहा है विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? ये किया था 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कह रहा है कि विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी बोलेगा तो पुरुषपुर एवं पेशावर था। पुरुषपुर एवं पेशावर था। ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नांकित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? किसका नाम उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंगनहल्ली। क्या हुआ? कंगनहल्ली। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य, कह रहा है निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन गंडक के संगम पे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर ऐसा है जो गंगा सोन और गंडक के संगम पे बसा है? तो पाटलिपुत्र है। आगे 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, मास्की। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो मास्की। लौरिया अरेराज क्या है? ये जो है ना स्तंभ लेख है। क्या है? लौरिया अरेराज क्या है? तो स्तंभ लेख है। आगे कह रहा है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये था कन्नौज। कहाँ था? कन्नौज था। हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो कन्नौज था। आगे कह रहा है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? संकीसा स्तंभ। क्या होगा? संकीसा स्तंभ होगा। तो कह रहा है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकीसा स्तंभ होगा। आगे 98 नंबर कह रहा है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप था ना, इसको कौन बनवाया था? तो इसको बनवाया था अशोक बनवाया था। कौन बनवाया था? अशोक बनवाया था। आगे कह रहा है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ भारत आया था? कौन आया था? तो ये आया था 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फायान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत कौन आया था? तो फायान आया था। हर्षवर्धन के समय बोलेगा तो ह्वेनसोंग आया था। आगे क्वेश्चन कर रहा है 100 कि निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त है। कौन है? विशाखदत्त है। आगे कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा पाली का। किसका होगा? पाली का। आगे कह रहा है कि राजभोज, कह रहा है कि राजभोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? परमार। तो कह रहा है कि राजभोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो परमार से। आगे कह रहा है कि स्वर्णभूमि, कह रहा है कि स्वर्णभूमि, एक सेकेंड, कह रहा है कि स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? ये किया था बालपुत्र देव किया था। कौन किया था? बालपुत्र देव किया था। आगे करा मणि मेखले किस भाषा का महाकाव्य है? ये है भाषा तमिल भाषा का है। कह रहा है कि मणि मेखले किस भाषा का महाकाव्य है? तमिल का है। आगे कह रहा है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबको पता है, उड़ीसा में है। आगे कह रहा है गंधार कला शैली समन्वय है, किसका है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय और ग्रीक कला का है। तो कह रहा है गंधार कला शैली समन्वय है, तो भारतीय ग्रीक कला का है। तो पूरा खत्म हो गया, 107 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पार्ट में अगले पार्ट का देखेंगे, रहने दीजिए।